आगे के वक्तव्य के लिए सुश्री वर्षा पुनवटकर जी को आमंत्रित करती हूँ। वर्षा जी महाराष्ट्र से हमारे बीच में आई हैं और आप प्रख्यात शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। आपके कई काव्य संग्रह, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्षा जी को कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले हैं। निश्चित रूप से आज उनके विचारों को सुनकर हम समृद्ध होंगे। वर्षा जी। बापू और विनोबा की कर्मस्थली से, सेवाग्राम वर्धा से मैं डॉक्टर वर्षा मंच पर आसीन सभी विद्वज्जनों और सभागार में उपस्थित सभी श्रुतिजनों का नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। बात यहाँ मुद्दा उठा है हिंदीतर भाषा में हिंदी साहित्य का कि हिंदीतर प्रांतों में हिंदी की दशा दिशा क्या रही है। मैं महाराष्ट्र से बात करने से पहले मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं बेसिकली मराठी माध्यम से महाराष्ट्रियन होने के साथ साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोजगार के लिए हिंदी से बेहतर दूसरी भाषा नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हमें अच्छा रोजगार चाहिए हो तो हमें अंग्रेजी और दूसरी माध्यम का साथ देना होता है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव के चलते मैंने भी हिंदी को छोड़कर दूसरे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर रोजगार तो हासिल किया, किंतु मित्रों एक बात आपको और बता दूं कि मैंने बचपन में जो हिंदी का बीज बोया गया था, करीबन कक्षा चौथी और पाँचवीं में मैंने हिंदी के प्रति 300 से 400 किताबें, जिसमें हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर छिपी हुई है, ऐसी किताबों का पठन किया। वो बीज कहीं तो बचपन में मुझ में पल्लवित था। इसका ही परिणाम कि रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद मैंने हिंदी में पीएचडी की, सृजनात्मक लेखन हिंदी में किया और हिंदी के इस कार्य के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेंगलोर की संस्था ने यूके की यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करके मुझे हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऑनररी डिलीट अभी इस 20 जून को मिली है। तो ये महाराष्ट्र में रहकर एक मराठी भाषी का हिंदी के प्रति समर्पण सेवा का ही परिणाम आपके पास। हिंदी की भाषा दशा और दिशा की बात अगर हम करें तो मित्रों 1947 के बाद गांधी जी ने इसकी नींव राष्ट्रभाषा के रूप में वर्धा में रखी। राष्ट्रभाषा से हिंदी, तब उनका ध्येय था स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना, और हिंदी ही एक ऐसा माध्यम था जो पूरे संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकता था। वहाँ से आज भी लाखों की तादाद में बच्चे भारत के सभी प्रांतों में वहाँ से जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर हिंदी की अपनी दशा और दिशा के लिए काम कर रहे हैं। दिशा की जहाँ तक बात आती है 1995 में स्थापित मेरे ही शहर में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विद्यापीठ की बात मैं करूँगी कि जो इस कार्य को जो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी ख्याति फैला, वहाँ के भी विद्यार्थी चाहे फ्रांस हो, फिजी हो, अमेरिका हो, वहाँ के विद्यार्थी हमारे वहाँ आते हैं और आने के बाद हिंदी की बात करते हैं। जहाँ तक हिंदी की बात होती है, मैं दो मुद्दों की बात करूँगी। यहाँ एक मानसिकता की बात करी गई है, दूसरी बात की वातावरण निर्मिति की बात। वातावरण निर्मिति बहुत ज़रूरी होती है हिंदी के लिए। हम देखते हैं जहाँ पढ़ाई जा रही है वहाँ हिंदी बोली जा रही है, जहाँ बोली जा रही है वहाँ बोली जा रही है, मगर जहाँ देहातों में केवल समझने तक की हिंदी बची हुई है वहाँ पर भी अगर आप प्रयास करोगे तो अपने आप हिंदी में जवाब आएगा। एक अपना उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ऐसी शादी में मैं पहुँची कि जो देहात के बहुत महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर पार्ट में शादी चल रही है। आजकल अंतरजातीय विवाहों की व्यवस्थाओं की बात हो रही है। लड़का वहाँ का और लड़की महाराष्ट्र की। ये जब बात हुई, शादी की एक रस्म होती है, महाराष्ट्र में एक रस्म है शादी की, कि शादी के बाद एक भोज की थाली में लड़का दूल्हा जो होता है वो दुल्हन को एक कौर खिलाता है, जिसको मराठी में घास भरौने बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा वर्ड घास भरौने। जब ये रस्म जब वहाँ हो रही थी तो बात ये हुई कि उधर से हिंदी प्रांत के जो लोग थे, लड़के की तरफ से हिंदी प्रांत के लोग, लड़की की तरफ से मराठी प्रांत के लोग, और दोनों की जब बातें हुई तब मराठी
वालों ने, हिंदी वाले तो मराठी बोलना जानते नहीं थे, वे हिंदी में बात कर रहे थे और हिंदी में बात करते करते उनकी वातावरण और प्रभाव का ये असर हुआ कि आखिर मराठी वाले ने बोला कि देखिए हमारे महाराष्ट्र की ना शादी में, महाराष्ट्र की शादी में एक रस्म होती है जिसको कहते हैं घास भरौने। अब हिंदी वालों को तो समझ में नहीं आया घास भरौने क्या होता है, पूछा ये क्या होता है। उसने कहा कि देखिए बात ऐसी होती है कि दाल में चावल में थोड़ी सी दाल मिला दी जाती है, फिर उसको मिला के उसका ऐसा ऐसा गोला बना दिया जाता है और ये गोला लड़की लड़के के मुंह में खिलाएगी और लड़का लड़की के मुंह में खिलाएगा। देखिए भाषा की बात जहाँ आ रही है। तो वातावरण निर्मित होने के बाद मराठी वाले ने घास भरौने कैसा होता है ये हिंदी वाले को अपनी भाषा में समझाया, जिसे उसने तुरंत उसे कहा कि हाँ इसे तो कौर भराना कहते, कौर खिलाना कहते हैं। तो मराठी वाले ने बराबर है, हम ये कौर खिलाने की रस्म को पूरी करेंगे। तो वातावरण निर्मित बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्थिति निर्माण हो रही है। वैसे ही महाराष्ट्र में तो बहुत समृद्ध है। हिंदी की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा भूदान आंदोलन विनोबा जी ने चलाया। भूदान आंदोलन की बात करें तो उन्होंने संपूर्ण देश में इस आंदोलन को हिंदी के माध्यम से चलाया। जबकि अगर विनोबा जी के साहित्य को देखने का मौका मुझे मिला, और उस मौका जब मिला तो पूरा का पूरा साहित्य जो सही अर्थों में है, पूर्ण अर्थ लिए हुए है, पूरा मराठी में है। और इसकी ज़रूरत मैंने भी महसूस करी कि ये हिंदी भाषियों तक पहुंचना चाहिए। जितना काम हिंदी में अनुवाद के रूप में विनोबा जी के साहित्य अहिंसा का पथ, अहिंसा के पथ का हुआ नहीं है मित्रों। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उसका हिंदी रूपांतरण रेडियो लेखन के रूप में 26 एपिसोड के रूप में करके मैंने एमगिरी रेडियो वर्धा को दिया, जो 179 रेडियो स्टेशन से हर सोमवार को हिंदी में प्रसारित हो रहा है। तो विनोबा का ऐसा साहित्य जो मराठी में था, आज हिंदी माध्यम, हिंदी भाषा के कारण ही विदेशों में भी और एक आम जनता तक पहुंचने का एक सरल माध्यम, ये दशा और दिशा महाराष्ट्र में हमारे हिंदी की है। दूसरी, हिंदी भाषा के साहित्य का शिक्षण, बहुत सारा साहित्य है, इसके बारे में अधिक बात न करते हुए मैं बात करना चाहूँगी हिंदी माध्यम से शिक्षा की बात। जहाँ तक हम चाहते हैं कि प्रांतीयता में अगर हिंदी का प्रभाव बना रहे, हिंदी को समृद्ध करना है, तो हमें उसकी नींव रखनी होगी और नींव हमें प्राथमिक बच्चों से रखनी होगी। इसके लिए जो पाठ्य पुस्तकों की बात आई थी, पाठ्य पुस्तकों में ऐसी ही समृद्ध संस्कृति का, ऐतिहासिक धरोहर का भी समावेश होना चाहिए कि जिसके अंतर्गत हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य बनने वाले, यहाँ बैठे हुए जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने अभी कोई MA कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, इनकी भी कहीं ना कहीं मातृभाषा, कहीं ना कहीं वातावरण निर्मित ऐसी रही है कि जिसके माध्यम से वे हिंदी के प्रति आकृष्ट हुए हैं। और जहाँ तक नींव अगर पक्की होगी तो जाहिर है इमारत भी मजबूत खड़ी होगी। हिंदी को मजबूत बनाना है तो मित्रों हिंदी को प्राथमिक रूप में शिक्षा के माध्यम से, वो भी हिंदी शिक्षा के माध्यम से हमें समृद्ध बनाना होगा। और ये मेरा ऐसा मानना है। इस बारे में महाराष्ट्र राज्य शासन बहुत अद्भुत कार्य इस कार्य में कर रहा है। मैं बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर में हूँ, पाठ्य पुस्तक बना रही हूँ, जहाँ से पहली से लेकर 12वीं तक की हमने जो रूपरेखा हिंदी की बनाई हुई है, उनमें इन सभी बातों का समावेश हमें देखने को मिलता है कि जिसमें जागरूकता उन्होंने पहल शुरू करी है, जिसमें हिंदी के स्तर की, उसकी शुद्धता की, उसके मानकता की बात आती है, तो इसका विशेष ख्याल वहीं पाठ्य पुस्तकों में रखा जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप, उसमें निहित पाठ्य सामग्री हिंदी को सहज, रोचक और सुलभ बनाने में इसका पूरा प्रयास वहाँ पर हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हमारा चिर पुरातन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण साहित्य के जो बीज पल्लवित होने चाहिए, किंतु नई तकनीकी शिक्षा के प्रयोग के साथ। क्योंकि आज जिस प्रकार की हिंदी का हम स्वागत कर रहे हैं तकनीकी क्षेत्र में, संचार माध्यम के क्षेत्र में, उसकी नींव भी वहीं से रखी जानी चाहिए और इस बात का भी ध्यान वहाँ पर रखा गया है ताकि हिंदी अपने परिवर्तित रूप में, अपने अस्मिता को लेते हुए अपने स्वरूप में वहाँ भी अक्षुण्ण बनी रहे। और इस पूर्ति के लिए बाल भारती पाठ्य पुस्तक निर्मित संशोधन मंडल पुणे इस कार्य में विशेष योगदान दे रहे हैं।
आम जन में हिंदी प्रचार और प्रसार की अगर अब बात हम करें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शिक्षकों की होनी चाहिए। ये जिसकी महाराष्ट्र में भी हम लोग कमतरता देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की शिक्षा आज मिल रही है इंटरनेट की सहायता से दी जा रही है, उसमें पाठ्य पुस्तकों में भले दिया रहे मगर हमारे शिक्षक इस हिंदी को सही वर्तनी, सही उच्चारण के माध्यम से कहीं न कहीं मुझे अक्षम दिखाई दे रहे हैं। अगर शिक्षक समृद्ध होगा, भाषा अपने आप समृद्ध होगी, नींव अपने आप समृद्ध होगी। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो पत्रिका के यानी मुख्यतः प्रचार प्रसार में अगर हम करें तो राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के अलावा अगर हम बात करें तो पत्र पत्रिकाओं का भी विशेष योगदान महाराष्ट्र से रहा है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पत्रकारिता के शलाका पुरुष थे, सरस्वती के माध्यम से हिंदी को एक नई गति और शक्ति देने का कार्य तो उन्होंने किया, इसका कोई सानी नहीं है। किंतु माधव सप्रे कर्मवीर राष्ट्रीयता की मूर्ति थे जो निष्ठा के अपराजयता थी। उनका कहना था कि उनके शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, परंतु हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी भी हिंदी भाषी को हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा के सामने भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या मैं बंगाली हूँ या मैं गुजराती हूँ या मद्रासी हूँ। और ये आज की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। हिंदी के मासिक पत्रों के संपादन की जो ख्याति महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद की थी, वैसे ही ख्याति दैनिक पत्रों के संपादन में महाराष्ट्र से बाबूराव विष्णु पराटकर की है। दैनिक पत्रिका में आज वे युग पुरुष कहे जा सकते हैं। उन्होंने हिंदी भाषा का सिर्फ मानकीकरण ही नहीं किया तो आधुनिकीकरण भी किया है और हिंदी की एक परिभाषिक शब्द संपदा की वृद्धि की है। इस श्रृंखला में 21वीं सदी में जहाँ तक मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ का नाम लेना चाहूँगी, इसके अंतर्गत एक नई पहल जिसमें हिंदी जन यानी हिंदी भाषा सामग्री का ई संग्रहालय यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध है। जनकृति ई पत्रिका, आवासीय लेखक आदि कार्यक्रम को वहाँ क्रियान्वित किया गया है। बहुवचन पुस्तक वार्ता, हिंदी समय, निमित्त ई पत्रिका, अनुसृजन में निहित प्रसिद्ध नामी गिरामी लेखकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों एवं हिंदी प्रचारकों के विचार, समीक्षा और चिंतन को प्रकाशित कर हिंदी को वहाँ अग्रेसित किया गया है, जहाँ पे समृद्ध किया गया है। प्रचार का अविरत कार्य ये पत्रिकाएं वहाँ पर कर रही हैं और हिंदी प्रचार में न सिर्फ राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय तो महाराष्ट्र की ऐसी कई अनेक लघु पत्र पत्रिकाएं हैं जो प्रचार कार्य में भी अपना कार्य उस गिलहरी की तरह कर रही हैं जो राम सेतु बनाते समय उस गिलहरी ने किया था। कुछ के तो नाम हैं, कुछ की तो पहचान है, कुछ निस्वार्थ भाव से बिना नाम के, बिना प्रसिद्धि की परवाह किए इस कार्य को वे अंजाम दिए जा रहे हैं। आज स्वीकार्यता की जहाँ तक बात आए, हिंदी के जनमानस में जो हिंदी की स्वीकार्यता की बात करें, एक वंदनी बयार सबके दिल में चल पड़ी है। कहीं मंथर है, कहीं उनीदी है, कहीं कसमसा रही है। प्रगति का ये जो पथ है, ये यकबकक कैसे उभर आ पड़ा, कोई करिश्मा कहा जाए या अलादीन का चिराग। वरना किसने सोचा था कि अमेरिकन प्रशासन एक दिन बोल उठेगा कि 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिकी नागरिकों को हिंदी सीखनी चाहिए। बात यहीं तक सीमित नहीं तो अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने भी अहम राष्ट्रीय भाषण में कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम भारत और चीन जैसे नए प्रतियोगी को देख रहे हैं। हमें दुनिया उत्सुकतापूर्ण नज़रों से देख रही है। इसका एक उदाहरण हमें मार्च के एक बजट में देखने को मिलता है। यहीं तक की बात सीमित नहीं है तो भूमंडलीय आकाश में पैर प्रसारती हिंदी भी हमें दिखाई दे रही है। तो यूरोप की जो बहुत बड़ी वायु सेवा की जो संस्था है, उसने भी इस हिंदी की कंपनी जो है, उसने हिंदी की इस आवश्यकता को माना और उसने भी हवाई जहाज में प्रत्येक उड़ान में कम से कम 2 क्रूज हिंदी वाले रखे। तो हिंदी दौड़ रही है, वायुमंडल में उड़ रही है, राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व को पारदर्शी तौर पर विश्व के समक्ष पूर्ण देख रही है। जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद किया है, दिशाबोध किया है,
महाराष्ट्र के तो काफ़ी नाम हैं, जिसमें मैंने नाम लिया था पराडकर जी का, जिसमें एक नाम महाराष्ट्र के नारायण गर्दे का और माधव सप्रे जी का। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में न तो हिंदी के सामग्री की कमी है, ना ही पाठकों की कमी। हिंदी का मजबूत पक्ष यह भी है कि वह बाजार की भाषा बन चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध के लिए पर्याप्त है। हिंदी की सेवा, सबका साथ और सब तक पहुंचने की नीति से ही हिंदी की प्रगति होगी, हिंदी समृद्ध होगी। जय जगत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद वर्षा जी, बड़े रोचक तरीके से आपने अपनी बात रखी, लेकिन समय की कमी है, इसलिए सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वो श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा न लें, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो हॉल के बाहर चले गए हैं। जो बचे खुचे हैं उन्हें कम से कम हम अपनी बात अच्छे तरीके से सुना तो लें। आपने अच्छी बात कही कि हिंदी को अगर आगे बढ़ाना है तो वातावरण निर्मित करना पड़ेगा और उसकी नींव बचपन में ही पढ़नी चाहिए। हम अगर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अंग्रेजी सिखाने की होड़ में लग जाएंगे और उसको पैदा होते ही तोतली जुबान के खुलते न खुलते उसे ABCD रटाने लगेंगे और उसे रटाने के फेर में खुद भी अंग्रेजी की कक्षाओं में जाएंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी में निष्णात हो जाएं, तो यकीन मानिए कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में निष्णात होते होते हिंदी से अपना रास्ता बदल लेंगे। और इसमें उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। आपको सुनते हुए मुझे शमशेर बहादुर सिंह की कविता की पंक्तियां याद आ रही थीं। हमारे बच्चे वो ही सीखते हैं, हम जो करते हैं, हमें ही देख करके वो तो बनते या बिगड़ते हैं। तो अगर हमें हिंदी को बचाना है तो अपने घरों में इस हिंदी बचाओ सूत्र को लागू करना पड़ेगा, तभी हिंदी निसंदेह बचेगी। सिर्फ बाजार के भरोसे हिंदी को छोड़ देने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाजार उसे अपने तरीके से बचाएगा, आपके और हमारे तरीके से नहीं। इसके बाद मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रणछोड़ भाई हीरा भाई बचकर। आप गुजरात से हमारे बीच आए हैं। श्रीमती RP भालोटिया महिला आर्ट्स कॉमर्स एंड होम साइंस कॉलेज से आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। कई पुस्तकों के लेखक, अनुवादक और संपादक का स्वागत है यहाँ। आइए। नमस्कार। इस भूमि के नोबेल पुरस्कर्ता रविंद्रनाथ टैगोर को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। केम छो, कैसे हो? अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जिस समाज में हम ठहरे हैं उस समाज का नाम गुजराती समाज है, और इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोगों के सामने मैं कुछ चंद बातें बताने जा रहा हूं। मेरा नम्र अनुरोध है, दोबारा नम्र अनुरोध है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट सुनने की कोशिश करें। हो सकता है कि मेरे वक्तव्य में से आपको कुछ न मिले, मगर हिंदी तो अवश्य मिलेगी। आभार। गुजरात में हिंदी की स्थिति, दशा और दिशा उल्लेख हो चुका है। महात्मा गांधी जी ने गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना की और नींव डाली। दक्षिण भारत में उसका विकास कैसे हो, इसके लिए अपनी बात कही। ये तो सारी की सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, मगर गुजरात में एक ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हिंदी की सेवा इस रूप में की है, जो गुजरात में हिंदी साहित्य का विकास का इतिहास उसने 2 खंडों में लिखा है। और मुझे फक्र से कहना पड़ता है
कि एक गुजराती उमाशंकर जोशी का नाम आपने सुना होगा। निशीथ काव्य संग्रह पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वही महामहिम और साहित्य सेवी स्वर्गस्थ उमाशंकर जोशी शांति निकेतन के कुलपति रहे हैं और महात्मा गांधी इस राष्ट्र के राष्ट्रपुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं। और आज इसी राष्ट्रपिता को जो मैं याद कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हिंदी के प्रति उसका लगाव था। मगर गुजराती में एक और कवि है जो मात्र हिंदुस्तान नहीं मगर पूरा विश्व जानता है, और शायद उसकी 4-5 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाने के लिए मैं सुनाऊंगा तो आपको हैरत हो जाएगा, क्योंकि ये नरसिंह मेहता की पंक्तियाँ हैं। मैं 5 मिनट से ज़्यादा समय लेना चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा कि माया क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि माया मेरे सामने है और ये माया मुझे छोड़ती नहीं है। क्या उसने मुझे पकड़ा है या मैंने उसे पकड़ा है? बस इतनी सी बात जो समझ में आ जाए तो तालियां तो 2 तरह से पड़ती है। या तो आप मुझे सुनना नहीं चाहते या तो आप मुझे सुनना चाहते हैं। फर्क इतना ही है। यदि मैं आपकी बजी हुई ताली से वाकिफ हो जाऊं और मैं मेरी बात खत्म करूं तो शायद इसमें मेरी मानवता है, या तो नहीं तो मेरी मूर्खता तो है ही। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमानन आणे रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ी रे लागी, राम नाम शु ताड़ी रे लागी। सकड़ तीर्थ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। अंतिम 2 पंक्तियां हैं। वण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोधनी वार्या रे। बणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, बणे नरसैयो तेनु दर्शन करता। कूड़ई को तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। वैष्णव जन तो तेने। मात्र इस सम्मेलन में मैं एक संदेश पहुंचाने आया हूं। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं मगर संदेश बहुत बड़ा है। ईमानदारी की कमी है यहां। किसकी? ईमानदारी के। और ये ईमानदारी जब तक हर एक हिंदुस्तानी में, हर एक भारतीय में नहीं जागेगी तब तक मेरे ख्याल से हम हिंदी को संपर्क भाषा नहीं बना सकते। एक लाइन की जरूरत है, मात्र एक लाइन की जरूरत है। और आज जहां पर सत्ता आसीन है वो लोग कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। एक फोन से यदि कोई खाता बदला जाता है तो क्या एक लाइन से क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता? मगर इसमें हमारी कमी है, हमारे लोगों की कमी है जो हम आवाज नहीं उठाते।
और जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आवाज़ बुलंद होगी तो मैं नहीं मानता कि ऐसे सम्मेलनों से जो कुछ सार्थकता निकलेगी वो मेरे ख्याल से ये लाजवाब होगी और शायद हो सकता है कि वो परिणाम लक्षी होगी। खैर, आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्चा तो बहुत लंबा है। जब मैं बोलता हूँ तो रुकता नहीं, और जो रुकता हूँ तो बोलता नहीं। खैर, धन्यवाद। धन्यवाद श्री रणछोड़ भाई हीरा भाई बचकर जी। गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में बड़े सलीके से आपने अपने हृदय की बात को सभी श्रोताओं के हृदय तक, हमारे हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो बात बार बार कानों तक जाती है वो कभी न कभी हृदय तक तो पहुंच ही जाती है, बशर्ते आप अपने कान और हृदय दोनों खुले रखें। और मुझे लगता है जहां तक बात हिंदी की है, हम सब किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़े हैं, जुड़े नहीं, हिंदी से समृद्ध हुए हैं, हिंदी से उपकृत हुए हैं, और आज हिंदी की वजह से ही यहाँ पर हैं। तो अगर बात हिंदी की हो रही है तो कहने वाली बात को सुन भी लेना चाहिए और सहेज भी लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आगे के वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हरीश द्विवेदी जी। आप गुजरात से हमारे बीच आए हैं, लेखक, पत्रकार हैं, बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े रहने के बावजूद हिंदी के प्रति आपका प्रेम उल्लेखनीय है। इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। रणछोड़ भाई ने वैष्णव जन का उल्लेख किया। आपको जानकर खुशी होगी, हिंदी साहित्य परिषद, जिसका मैं महामंत्री हूँ, हिंदी साहित्य परिषद की ओर से नरसिंह मेहता के वैष्णव जन और 400 पदों का हिंदी में हमने अनुवाद किया है। नरसिंह मेहता का 400 और प्रकाशित भी हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रकाशित हैं। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित विद्वज्जन और विद्यार्थी मित्रों, आज मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं, अगर आप मानेंगे नहीं, सबसे पहला ब्रजभाषा का पद लिखने वाला एक गुजराती कवि था, गुजराती कवि बालन। गुजराती कवि बालन ने सबसे पहला ब्रजभाषा में पद लिखा है। तो ये पद का मैं पाठ करना चाहता हूं। बालन लिखते हैं, ब्रज को सुख सुमरत श्याम, ब्रज को सुख सुमरत श्याम, पर्णकुटी को बिसरत नाही, नाही न भावत सुंदर धाम, बदिर मात्र नवनीत के कारण, उखल बांधे ते बहुधाम, चित्त में वे जो चुभी रही हैं, चोर चोर कहत है नाम, मोर पिछ गुंजाफल ले ले, बेख बनावत रुचिर ललाम, बालन प्रभु विधाता की गति, चरित्र तुम्हारे है सब वाम। बालन तो प्रभु विधाता की गति, चरित्र है तुम्हारे सब धाम। ऐसे ही एक गुजराती के कवि हैं जिनका नाम है ब्रह्मानंद जी। अगर आपको कोई कहे नहीं तो आप मान नहीं सकते कि गुजराती कवि इतना अच्छा ब्रजभाषा में लिख सकता है। कवि कहते हैं कि कान कुंवर मन भाए। कृष्ण भक्ति पर मैंने गुजरात के कृष्ण भक्त कवियों पे मैंने काम किया है। कुल मिला के 65 कवियों ने अपनी मातृभाषा गुजराती के साथ साथ हिंदी में ब्रजभाषा में भी बहुत पद लिखे हैं। ऐसे ही कवि हैं, लिखते हैं कि कान कुंवर मन भाए, कान कुंवर मन भाए, अलेरी कान कुंवर मन भाए, मैं तो खड़ी थी अपने भवन में चल के अचानक आए, मैं तो खड़ी थी अपने भवन में चल के अचानक आए, कोमल गातन जात बखाने छैल शबन रंग छाए, ब्रह्मानंद जोड़ी दृग मोह से मंद मंद मुस्काए, कान कुंवर मन भाए। ये ब्रह्मानंद कवि हैं, गुजरात का कवि हैं। इतनी अच्छी ब्रजभाषा में कविता लिखते हैं। तो जैसे कि अब समय की मर्यादा है, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, तो संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की गंगोत्री मानी जाती है, तो हिंदी को हम भारत की गंगा कह सकते हैं। हिंदी भारत की गंगा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस गंगा को हमें विश्व की भाषाओं के साथ ताल से ताल मिलाकर उसे गंगा सागर बनाना है।
फिर तो हिंदी का आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अब भाषा को भानुवर्तिनी कह गया है। वेद बड़े गिरवान के नारायण की बानी, ब्रज भाषा बलताहि ते ब्रजपति भाखी मुख जानी। ब्रज भाषा को क्यों प्राधान्य दिया गया है? तो कवि गोपाल प्रसाद व्यास लिखते हैं, ये अनुराग के रंग रंगी रसखान खरी रसखान की भाषा, यामे धुरी में सरी मधुरी यह गोपिन के अखरान की भाषा। कोसरी या की करे कवि व्यास ए भाव भरे अखरान की भाषा, बोरत भक्ति निचोरत ज्ञान में गोविंद के गुणगान की भाषा। तो ब्रज भाषा, गुजरात में भी ब्रज भाषा का बड़ा प्रसार हुआ है और नरसिंह मेहता और भालन से लेकर दयाराम तक एक परंपरा चली। गुजरात के कवियों ने ब्रज भाषा में इतना बड़ा प्रदान किया है कि अगर आप कोई कहे नहीं तो आप मान नहीं सकते। एक कवि हैं, वो लिखते हैं कि औरन उज्ज्वल रंग रुचो, हम कारे सो प्यार कर्यो सो कर्यो, बड़देव भजो किन और को, हम बारे सो नेह धर्यो सो धर्यो, को भाव भरो तप तीरथ को, हम यही सुभाव पर्यो सो पर्यो, गुण कीर्तन वर को और बरो, हम रण छोड़ से बर्यो सो बर्यो। तिकमदास एक ऐसे कवि हैं, वो लिखते हैं कि तनक हरि चित्तवत मेरी और, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब तो मेरी और देखो। तनक हरि चित्तवत मेरी और, कबकी में ठाड़ी अर्ज करूँ छू, बिनती करत भई भोर, बिनत करत भई भोर, हम चित्तवत तुम चित्तवत नाही, कहा कहूँ कर्म कठोर, त्रिकम दास आस परिपूर्ण, नागर नंद किशोर, तनक हरि चित्तवत मेरी और। मेरा जीवन पूर्ण हो गया है, रात ढल चुकी है, अब तो मेरी और आप देखिए। भक्त की ये प्रार्थना है। नरसिंह मेहता की तो बात हो गई है। निरखने गगन मां कौन घूमी रहो, तेज हूँ शब्द बोले, चित्त चैतन्य विलास तद्रूप से, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। दूसरे कवि हुए दयाराम, वल्लभ संप्रदाय में, वो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो लिखते हैं कि जैसे बिहारी सत्सई है, ऐसे दयाराम सत्सई में लिखते हैं कि सब ही बेटे साहू के, सब ही बेटे साहू के, सबकी गांठी लाल, बिन खोलो देखो नहीं, सो ही फिरे कंगाल। दयाराम ने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और एक मुसलमान कवि का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मुसलमान कवि मीर मुराद सौराष्ट्र के हैं। वो लिखते हैं कि नंद के नंद आनंद के कंद हो, नंद के नंद आनंद के कंद हो, काटिए फंद कविवृंद केरो, ब्रज के गोपाल गोपाल प्रतिपाल हो, नंद के लाल कर ढाल मेरो। ऐसे गुजरात के कृष्णभक्त कवि हैं, ज्ञानी कवि हैं। तो ज्ञानी कवियों में अखाजी का नाम है। अखाजी लिखते हैं कि अकल कला खेलत नर ज्ञानी, जैसे ही नाव हिरे फिरे सो दसो दिश, ध्रुव तारे पे रहत निशानी, अजब खेल अद्भुत अनुपम है, जाकू है पहचान पुरानी, गगन ही गेब गया भर बोले, यही अखा जानत कोई ज्ञान नहीं। अखा जी हैं, प्रीतम दास जी हैं, भोजो कवि हैं। ऐसे एक जैन कवि हैं। जैन कवि आनंदगंज जी लिखते हैं कि राम कहो रहमान, बड़ा प्रसिद्ध प्रद है, राम कहो रहमान कहो, कोई कान कहो महादेवरी, इस विधि साधो आनंद घन चेतनमय निष्कर्मरी। बस मैं पूरा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल भी बिल्कुल। और उमाशंकर जोशी की बात की, ऐसे एक सुंदरम कवि हुए हैं। वो परंपरा अभी आधुनिक कवियों तक भी चालू है। तो वो लिखते हैं कि मेरे पिया मैं कछु नहीं मांगू, मैं तो चुप चुप चाह रही, मेरे पिया तुम कितने सुहावन, तुम पायो मैं हूँ बहुभागन, मैं तो चुप चुप ब्याह रही। आधुनिक युग में गुजरात विद्यापीठ का योगदान की बात हो गई है। वैसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भी बात है। गुजरात के प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाओं में नूतन भाषा सेतु हैं, ताप्तिलोक हैं, साहित्य विथिका है। अब गुजरात में हिंदी भाषा साहित्य प्रचार एवं प्रसार की दिशा तो सही है, किंतु दशा
अवश्य विचारणीय हैं। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि गुजरात और अन्य प्रदेशों के साथ साथ विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आज विश्व में बोलने वाले संख्या की दृष्टि से हिंदी का स्थान चतुर्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं भाषा के रूप में उसे मान्यता मिलने का प्रस्ताव रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं भाषा के रूप में जल्द से जल्द मान्यता मिले और हिंदी भारत की गंगा विश्व की भाषाओं के साथ मिलकर गंगा सागर का रूप धारण करे। हिंदी भाषा विजयते तदाम। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, आपकी कामना हम सबकी कामना है वो शीघ्र ही फलीभूत हो, इसकी हम फिर से कामना करते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, हम विद्वान वक्ताओं को सुनने के लिए आए हैं लेकिन समय का अभाव सिर पर है और भोजन का समय हो रहा है। आप लोगों ने सुना ही होगा, भूखे भजन न होई गोपाला। उसके बाद 2 सत्र भी और होने हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। हम विद्वान अध्यक्ष महोदय का भाषण सुने उसके पहले हमारे बीच 2 वक्ता मौजूद हैं, पुणे से आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब शेख। अगर आप उपस्थित हो सभागार में तो आएँ और आप कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें, 2 से 3 मिनट में, क्योंकि हमें अध्यक्षीय भाषण सुनकर उसके बाद आगे के सत्र भी बढ़ाने हैं। और इसके बाद तैयार हैं डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख, आप भी मंच के करीब आ जाएं ताकि अपनी बात रख पाएं। नमस्कार। मंच पर आसीन विद्वज्जन, मेरा मंतव्य 2 शब्दों में भी व्यक्त कर सकता हूं कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा साहित्य की दशा ठीक नहीं है। आप सभी जो विद्वान जन हैं, आपका मुझे गाइडेंस चाहिए या आप दिशा दिखाएंगे। तो मैं कुछ चंद मुद्दों को आपके सामने रखूंगा क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो हमारे महाराष्ट्र में, हम पुणे से हैं, पुण्य नगरी से हैं, तो हमारे पुणे में ही महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, उनका कार्य बहुत अच्छा है और गांधी जी की प्रेरणा से वहाँ पे काम चलता है। हम भी उनके एक सदस्य के रूप में काम करते हैं। वहाँ से राष्ट्रवाणी एक पत्रिका निकलती है। उसके पश्चात हिंदी प्रचारिणी सभा वहाँ पे दूसरी है, फगरे सर अभी बहुत कई दिनों से वो चलाते हैं। उसके बाद अभी मैडम ने भी जिक्र किया महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा वर्धा। तो यह महाराष्ट्र में हिंदी का माहौल अच्छा करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत इन्होंने योगदान दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं आजकल सभी और अंग्रेजी का माहौल है, रोजगार के बहुत सारे अवसर भी है, कहते हैं कि अंग्रेजी में बहुत है, मगर मैं अध्यापक हूँ, हिंदी का अध्यापक हूँ और मेरी ये सोच है हम दूसरे को यानी दूसरे अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का हम बिल्कुल दोष नहीं देना चाहिए। उसका आज का जो दौर है प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है। इसलिए आपको मैं बताता हूँ एक दो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे पुणे कॉलेज में, पुणे कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स साइंस कैंप पुणे, और मेरा जो कॉलेज है पूरा शुद्ध अंग्रेजी मीडियम है। वहाँ पे हिंदी का सिर्फ वास होता था, मगर हाँ आज वहाँ पे बहुत बड़ा एक वटवृक्ष बना है। क्योंकि जब मैं MA प्रथम वर्ष में मैंने एडमिशन लिया था किसी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ जब मैंने प्रपत्र अपना वहाँ पे दिया था तो मेरा 98 नंबर था यानी 100 सीट थी। आज महाराष्ट्र में स्थिति है कि बच्चों को, विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, ये तो विद्यालय की बात अलग है, तो बच्चों को अभी ढूंढ कर लाया जा सकते हैं। विश्वविद्यालय में 20 या 25 छात्र वहाँ पे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ दशा कुछ ठीक नहीं है। और खुद रही मेरे कॉलेज में हिंदी का इतना अच्छा प्रचार प्रसार क्यों है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमने लगभग 9 से 10 हमने सेमिनार का आयोजन किया है। और आपको बताऊँ, हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदी के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब उनसे प्रपत्र मंगवाते हैं, अपने बाबूलाल शर्मा सर को भी उसका अनुभव आया होगा, प्रपत्र मंगवाते हैं तो पूरा हाथ से लेकर देते हैं। तो आज का दौर क्या है, तो टंक लेखन और तुरंत किस में चाहिए, यूनिकोड में चाहिए या प्रशासनिक जो कुछ भी है, अपना जो फॉन्ट है वो फॉन्ट में तुरंत देना चाहिए। ये देती नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी के बहुत सारे रोजगार है, बहुत सारे अवसर है, मगर हम उसे ठीक ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। उसके बाद हमारी खुद की
मेरे जो हेड हैं अभी शाकिर सर आएंगे, हम दोनों का डिपार्टमेंट है। और आपको बताओ ये हिंदी का जो प्यार और प्रेम के लिए मैं और सर ने 4 दिन पहले हमने तय किया, भले ही यहाँ पे बाबूलाल साहब ने हमें यहाँ पे परमिशन दिए न दिए, हम फ्लाइट से आ गए, क्योंकि उनके बदौलत यानी हिंदी के बदौलत आज हमें 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो 10-20 हज़ार और इतना बड़ा यहाँ पे स्नेह मेला और इतना बड़ा यहाँ पे ज्ञान, बड़े बड़े विद्वान, इन सभी को मिलने का एक अवसर था। और मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में मराठी से हिंदी में जो अनुवाद का जो कार्य है बहुत तरह से अच्छा हो रहा है, इसलिए उनके कुछ चंद नाम बताऊंगा आपको मैं। और हमारे जो प्रयास जो हिंदी की संस्था है वो हो गया मैडम, हाँ हो गया, एक ही मिनट। तो उसमें प्रयास के माध्यम से हम हमारे जितने भी प्रेमचंद से लेकर जितने भी कवि निराला यानी सभी के यहाँ उनकी जन्मतिथि और उनकी वर्षगांठ वगैरह मनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लेते हैं। और मराठी में जो अनुवाद यानी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। मराठी में उसको कहा जाता है उचल्या, और उसका हिंदी में अनुवाद हो गया है उच्च का डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद अक्कर माशी, उसके बाद कोल्याट्याचं पोर, तो उसका हिंदी में अनुवाद हो गया है छोरा कोलाटिका। यानी इस तरह के कार्य हमारे महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं। उसके बाद मृत्युंजय जैसे बहुत बड़े एक मराठी के सर को पता है, अब जो अध्यक्ष आपको बताएंगे वो। उसके बाद तुकारामाचे अभंग यानी तुकाराम के अभंग, यानी इस तरह उसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया है। और गजल का भी अनुवाद हो गया है, जैसे कि मराठी के सुरेश भट्ट है, भीमराव पांचाल है, उनका भी अनुवाद हो रहा है। और अंतिम में यही कहना चाहूँगा 2 पंक्तियों के साथ, सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम है, जिसने कई जिंदगियों को बदला, हिंदी उसी का नाम है। धन्यवाद। धन्यवाद बाबाराव शेख जी, आपका हिंदी के प्रति प्रेम प्रशंसनीय है कि इस हिंदी के महायज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए आप आ गए। और आपने जिन रचनाओं के नाम लिए, हिंदी पाठक उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ करके बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं बुला रही हूँ डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख को, आपसे अनुरोध है कम से कम शब्दों में। धन्यवाद मैडम, मैं केवल 1 ही मिनट आपका लूँगा। आदरणीय मंच और यहाँ इस सभागार में उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और आयोजकों ने इतना बड़ा यहाँ आयोजन किया, हमें यहाँ बोलने की मौका दिया, संधि दी, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र से जो 2 बड़ी हस्तियाँ अपने मंच पर बैठी हुए, डॉक्टर सरदार मुजावर जी जो कि गज़ल की सेवा करते हैं, और वर्षा पुनवटकर जी जो कि हिमाक्षरा संस्था के माध्यम से, हिमाक्षरा पत्रिका के माध्यम से यहाँ हिंदी की सेवा कर रही है। मेरे अपने कॉलेज के केवल 2 ही अनुभव बताऊँगा आधे मिनट में, कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कॉलेज है और जो रिपोर्ट होता है डिपार्टमेंट का वो अंग्रेज़ी भाषा में मंगाया जाता था इससे पहले भी, लेकिन जब से मैंने वहाँ पर कार्यभार संभाला 2004 से, रिपोर्ट मैंने शुद्ध देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में देने शुरू किया। और किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे बोलने के लिए कि आप अंग्रेज़ी में दो, किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। लेकिन जब हमारे यहाँ पे नैक की कमेटी आई थी और मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब किया था, तब मैंने वो भी हिंदी भाषा में तैयार किया था और तब मेरा वहाँ पे विरोध हुआ और मुझे कहा कि आप अंग्रेज़ी में पेश करो। बोला सर मैं तो अंग्रेज़ी में पेश कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी पे गर्व, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि नहीं हम, फिर वो डर गए जब मैंने कहा ये राजभाषा है, आपको हिंदी में अपनाना पड़ेगा हिंदी को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नैक के कमेटी मेंबर हिंदी नहीं जानते। तब मैंने उनसे कहा था कि सर वो अगर नहीं जानते तो उन्होंने हिंदी सीखनी चाहिए, हिंदी राजभाषा है हमारी और हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हम लोग हिंदी में ही प्रस्तुतिकरण करेंगे। और फिर उसके बाद में मुझे परमिशन मिली मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल साहब से, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि उनको जब मैं अपने इरादे के ऊपर अटल रहा तो उनको मेरी बात माननी पड़ी। आयोजकों को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें आप बोलने के उन्होंने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख। आपने जो अपने अनुभव साझा किए, निश्चित तौर पर इन अनुभवों से प्रेरणा लेकर के ही हम हिंदी के प्रति अपने प्रेम को परिपक्व कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि हम खाते हिंदी की हैं लेकिन बजाते अंग्रेजी की हैं। रोटी हमारे पेट में हिंदी की जाती है, लेकिन जहाँ पर अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित करने की बात होती है वहाँ हम तुरंत अंग्रेजी की बैसाखी थाम लेते हैं, जबकि हमारे पास अपने सशक्त पांव मौजूद होते हैं। तो हिंदी पर थोड़ा सा यकीन बनाए रखें और जिसकी खाएं उसी की बजाने की पद्धति पर अगर हम अपने आप को कायम रखें तो निश्चित रूप से हिंदी फलेगी फूलेगी, वो इन संगोष्ठियों की मोहताज नहीं रहेगी। इसके बाद मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर सरदार मुजावर जी को आमंत्रित करती हूँ।
आप महाराष्ट्र से हमारे बीच आए हैं, हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनकी उपलब्धि है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में मार्गदर्शक साहित्यकार के रूप में काम किया है। ऐसे विद्वान वक्ता को पाकर हमारा मंच समृद्ध हुआ। आप सबको मेरा नमस्कार, सलाम और आदाब। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पे डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पे डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक तो जाती है, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक तो जाती है। मित्रों, समय की पाबंदी का ख्याल मुझे भी है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है और हमें रुकना पड़ेगा। इससे पहले कि मुझे कुछ कहना होगा, महाराष्ट्र से आया हूँ, सतारा जिले से मेरा ताल्लुक है और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुश किस्मत हूँ, इसलिए कि महाराष्ट्र में हिंदी की स्थिति बहुत संतोषजनक है, बहुत ही संतोषजनक है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था उन दिनों, तो मुझे याद है बीए प्रथम वर्ष में 200-250 विद्यार्थी हिंदी विषय लेकर पढ़ते थे। 200-250, ये 10-12 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। आज भी वही स्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। महाराष्ट्र हिंदी से बहुत प्यार करता है, जहां मराठी से प्यार करता है वहां हिंदी से प्यार करता है। मराठी संतों का बड़ा भारी योगदान इसमें रहा। मराठी के जो संत थे, मराठी पद शैली के साथ साथ हिंदी में भी रचना करते थे। तो वो परंपरा 11वीं शताब्दी से शुरू हुई। मैं उसमें विस्तार से बात नहीं करूंगा। 4 शोध प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने आलेख प्रस्तुत किए, या महाराष्ट्र में हिंदी की क्या स्थिति है, क्या हालत है, उसको लेकर बयान किया, और 2 गुजरात को लेकर वहाँ हिंदी की क्या हालत है उसको लेकर के। अब मैं इस स्थिति में नहीं कि आपकी सहनशीलता का और इम्तिहान ले लूं, बस चलते चलते कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है, बड़ा फक्र हो रहा है मुझे इस वक्त कि कोलकाता में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और मैं इस मंच से आपसे वादा करता हूं कि जब तक जान रहेगी, जब तक है जान, मैं हिंदी प्रचार प्रसार के लिए काम करता रहूंगा। और आप पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि यहाँ से जब लौट के जाएंगे, आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो आप मुझसे भी ये वादा करिएगा कि हम जहाँ भी रहेंगे हिंदी से प्यार करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे, हिंदी को बढ़ाएंगे, उसके प्रचार प्रसार में सहयोग देंगे। मित्रों, जब महाराष्ट्र की बात आती है ना मित्रों, महाराष्ट्र है, हिंदी सिनेमा का जो योगदान और हिंदी के प्रचार प्रसार में महाराष्ट्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं जिस शहर में रहता हूं ना मित्रों, सतारा, एक वाई मतलब बड़ा मनोरम स्थल है। मैं आपको दावत देता हूं, कभी आप जरूर मेरे शहर में तशरीफ लाइएगा। बड़ा खूबसूरत है देश मेरा, बड़ी खूबसूरत है जगह वो, जहां हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है। अभी चेन्नई एक्सप्रेस का जिक्र हुआ था, वो मेरे शहर में ही उसका चित्रांकन हुआ, उसकी शूटिंग हुई।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जी को वहाँ हमने बुलाया था। वहाँ एक समारोह के बहाने उनसे मुलाकातें भी हुई थी। मैं आपको बताऊं, विदेश कई बार गया तो वहाँ के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि आज भी हम शाहरुख खान की फिल्मों को पसंद करते हैं, उनके गाने सुनते हैं और गाने सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं। आज भी हम सलमान खान की फिल्में देखते हैं, उनके फिल्मों के गाने सुन सुन करके हम हिंदी सीखते हैं। देखिए, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। जो आम आदमी हैं वो एक ही फिल्म को कई बार देखते हैं और वो देख देख करके, गीत सुन सुन करके हिंदी बोलना सीख गए हैं। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हिंदी गीतों की बात आती है मित्रों, चलते चलते मैं हिंदी गीत का एक अंश आपके सामने रखता हूं। हिंदी फिल्मी गीत है जो मुझे बहुत पसंद है और हिंदी के प्रचार प्रसार में जिसका योगदान रहा हिंदी सिनेमा का, उस हिंदी सिनेमा के गीत का अंश मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सुनिएगा। देखिए, जब जब बहार आई, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला, जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। खैर, एक मिनट में बात मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मित्रों, ये सभी के लिए बहुत लाजमी है। मेरा मानना है कि हिंदी प्रचार और प्रसार हिंदीतर प्रांतों में क्या उसकी हालत है, उसको लेकर आपने बातें सुनी, लेकिन मैं उसकी दिशा को लेकर बात करता हूँ। कुछ रास्ते मैंने निकाले हैं इनमें से। ये रास्ते, इन रास्तों पे हमें चलना है। पहला रास्ता, जो राज्य सरकारें हैं और स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाएं छात्रों के लिए हिंदी छात्रवृत्ति का प्रावधान करें। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, हिंदी गीत, कविता, कहानी प्रतियोगिता का आयोजन बड़े पैमाने पे हो। तीसरा रास्ता, हिंदी वाक प्रतियोगिता का भी आयोजन बड़े पैमाने पे हो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में। चौथा रास्ता, हिंदी भाषा को रोजगारोन्मुख भाषा बनाना होगा। पांचवा रास्ता, आसान हिंदी का प्रयोग करना होगा हमें। छठा रास्ता,
व्यावहारिक हिंदी पर बल देना होगा। 7वां रास्ता है हिंदी के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा देना होगा। 8वां रास्ता हिंदी भाषा को विज्ञान से जोड़ना होगा। 9वां रास्ता हिंदी अखबारों की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। 10वां रास्ता हिंदीतर प्रदेशों में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करना होगा। अगला रास्ता है कम से कम मूल्यों पर पाठकों को पुस्तकें उपलब्ध करानी होगी। अगला रास्ता इसके लिए सरकारी अनुदान की आवश्यकता होगी। 12वां रास्ता अगला है हिंदी लेखन के लिए युवाओं को पुरस्कार देने का प्रावधान होना चाहिए। 13वां रास्ता है हिंदीतर प्रांतों में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जाए और उसका जरिया, उसका माध्यम हिंदी हो। 14वां रास्ता हिंदी कवि सम्मेलनों का आयोजन बड़े पैमाने पे हो। अगला एक रास्ता है हिंदी गीत कविता का सांगीतिक प्रस्तुतिकरण हो हिंदीतर प्रदेशों में। अगला 15वां रास्ता बता रहा हूं हिंदीतर प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया तेज हो। और आखिरी रास्ता मेरी नजर में हिंदीतर प्रांतों में आम आदमी से हिंदी को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाए। तो मित्रों, ये 16 रास्ते मैंने रखे हैं हिंदी की दिशा को लेकर के। इन रास्तों पे हमें चलना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे झेला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं, आयोजकों को भी बधाई देता हूं। यहाँ कोलकाता की सरजमी पे आके आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं अल्फाजों में उसको बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ से दुनिया भर में ये पैगाम जाएगा कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, हम लोग एक हो करके, सब मिलजुल करके हिंदी को हम आगे बढ़ाएंगे। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुजार साहब। और चूँकि पहले हमने आपको सूचना दी थी दक्षिणांचल के सत्र को लेकर के, अभी महाराष्ट्र और गुजरात पर केंद्रित ये सत्र है। तो यूँ देखिए कि मुंबई में हमारी संस्था का पंडित जसराज संगीत अकादमी, ये संस्था सक्रिय है जो कि वहाँ पर संगीत के क्षेत्र में कार्यरत है। अहमदाबाद में भारतीय विद्या मंदिर का केंद्र स्थापित है जो वहाँ कार्य कर रहा है। और यहाँ हमारे द्विवेदी जी ने अभी गुजरात साहित्य अकादमी की जिक्र किया। मैं इस समय स्वर्गीय डॉक्टर अंबाशंकर जी नागर का स्मरण करना चाहूँगा, जिनसे हमारा बड़ा जुड़ाव रहा। और भारतीय विद्या मंदिर ने उनकी 2 पुस्तकें पतित पावनी और प्रमलोचा ये प्रकाशित की। और पतित पावनी का अब अंग्रेजी अनुवाद भी हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। इस प्रकार से संस्था बराबर विभिन्न प्रांतों से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। और अब मैं हमारे जो मंचस्थ विद्वान हैं उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी संस्था के दूसरे सचिव श्री विजय झुंझुनवाला को और हमारे माननीय सदस्य भाई शारदा जी को, गौरीशंकर जी शारदा को। सबसे पहले आज के सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार मुजावर जी का स्वागत करेंगे, विजय झुंझुनवाला जी। हाँ, गौरीशंकर जी शारदा, माफ़ी चाहती हूँ, गौरीशंकर जी शारदा।
उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं श्री गौरी शंकर जी सारडा। इसके बाद डॉक्टर तारा सिंह का स्वागत करेंगे श्री विजय झुनझुनवाला जी। सुश्री वर्षा पुनवटकर जी को आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करेंगे सारडा जी। डॉक्टर रणछोड़ भाई हीराभाई बचकर जी का स्वागत करेंगे श्री विजय झुनझुनवाला जी। डॉक्टर हरीश द्विवेदी का स्वागत करेंगे सारडा जी। और इस सत्र का जिन्होंने कुशल संचालन किया, हमारे यहाँ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर गीता दुबे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जो हमारा सम्मान ग्रहण करें। और विजय जी सारडा जी, डॉक्टर गीता दुबे। और अब आपसे अनुरोध है भोजन के लिए पधारें, फिर हम अगले सत्र में यहाँ पर मिलेंगे। भोजन करके जितना जल्दी